गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 34 जो 27 सितंबर के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट गति के ऊपर है। जब भी कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना स्थान बदल ले, ठीक है, कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु ना बदले, कोई एक वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ अपना जब स्थान बदल लेती है, इसको हम गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चलना या चलती हुई कार जो ये किस में कही जाएंगी? गति में कही जाएंगी। या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाए समय के साथ तो भी गति कहलाता है। भौतिक विज्ञान में वस्तु की दो स्थितियां होती हैं, स्थिर और गतिशील। एक होती है स्थिर यानी कि रुकी हुई, जिसे हम विराम अवस्था भी कहते हैं। एक होता है गतिशील यानी कि चलती हुई। जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में समय के साथ अपना स्थान ना बदले, जैसे पेड़ है, कोई भी वस्तु उसके आसपास से जा रही है लेकिन पेड़ थोड़ी अपनी जगह बदलेगा, तो पेड़ किस में क्या कहा जाएगा? विराम अवस्था में। कोई इमारत बनी हुई है वो भी विराम अवस्था में कही जाएगी। लेकिन अगर कोई वस्तु अपना स्थान बदल लेती है, जैसे गाड़ी है, अगर वो पेड़ के पास खड़ी है और जब आप गाड़ी स्टार्ट करते तो चलना शुरू कर देते हो, चलती हुई कार किस में आ गई? गति में आ गई। ठीक है, जब भी कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु की तुलना में अपना स्थान बदले तो वह गतिशील कहलाएगी। जैसे चलना, चलती हुई कार। गति तीन प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है। सरल रेखा क्या होती है? सीधे रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं वो सरल रेखा है। और वक्र रेखा कैसी होती है? जब कोई ऐसे कर्व वाला आपको रोड मिलता है इस तरीके से, ठीक है, जैसे पहाड़ों पर होते हैं ऐसे वक्र रेखा, वक्र बना हुआ होता है ना, और इस तरीके से यहाँ पर गाड़ी चलती है, तो वक्र रेखा पर ये भी क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाएगी। दोलन गति क्या है और आवर्त गति? आपने झूला देखा होगा, जो छोटे बच्चों का झूलने वाला होता है, इस तरीके से आगे पीछे जाता है जो, ठीक है, ये जो झूला होता है इसकी गति कैसी होती है? दोलन गति। ऐसे ही घड़ी भी देखी होगी, ठीक है, जब 12 बजते हैं या 1 बजते हैं तो घड़ी क्या है? बचती है इस तरीके से। ये भी क्या है? दोलन गति, आवर्त गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर, झूला जब रुकता है तो यहाँ होता है इस, ये निश्चित बिंदु है, इसके उधर उधर एक ही निश्चित पथ पर गति करता है इस तरीके से, ऐसी गति क्या है? दोलन गति। ठीक है, किसी भी निश्चित बिंदु पर जब कोई वस्तु इधर उधर गति करती है, ये दोलन गति है। फिर है घूर्णन गति और वृत्तीय गति। वह गति जिसमें वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करती है, उसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति। जैसे आप इसमें उदाहरण ले सकते हो, पंखे की गति, जो फैन चलता है उसकी गति कैसी है? वृत्तीय गति। या फिर पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, ठीक है, वो भी क्या है? सूरज के चारों तरफ, वो भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। हम जानते हैं सरल रेखीय गति गति का सबसे साधारण सा प्रकार है। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु चाहिए। जैसे ये मेरा घर है, अगर मैं घर से स्कूल के लिए निकलती हूँ तो ये जो मेरा घर है ये क्या हो जाएगा? निर्देश बिंदु, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति को बताने के लिए कोई निर्देश बिंदु चाहिए जिसे मूल बिंदु कहते हैं। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह बताता है कि वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान में हो गई। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है, ये मेरा घर है, मैं घर से स्कूल की तरफ निकली, तो जब भी कोई वस्तु, ये मूल बिंदु से मैंने चलना शुरू किया अपने घर से, तो मूल बिंदु से जब कोई वस्तु हटेगी तो वह गति करती है। और समय अंतराल में, और ये मैं क्या हूँ, स्कूल की तरफ निकल पड़ी, तो क्या कह रहे हैं? वह वस्तु गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी भी तय करूंगी मैं। तो एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को, एक निश्चित रास्ते के माप को हम क्या कह देते हैं? दूरी कह देते हैं। अगर मैं यहाँ से 5 किलोमीटर, मेरा स्कूल दूर है, मैंने 5 किलोमीटर दूरी तय करी, तो दूरी क्या कहलाएगी यहाँ पे? 5 किलोमीटर। और घर क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। यह अदिश राशि है। जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है। दूरी में कभी भी आपको दिशा नहीं दी जाएगी। जितने भी आप इस चैप्टर में क्वेश्चन करोगे उसमें कभी भी आपको दूरी जब बताई जाएगी, दिशा नहीं बताई जाएगी, अदिश राशि होती है। ठीक है, ये धनात्मक होती है। कभी भी दूरी का जो आप इसमें क्वेश्चन करोगे, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो कभी भी ना तो ऋणात्मक होगी, कैसी होगी? धनात्मक होगी। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसका मान शून्य भी नहीं हो सकता और ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, माइनस में भी नहीं जा सकता, जीरो भी नहीं हो सकता, हमेशा कैसा रहेगा? धनात्मक। और एसआई के अनुसार हम दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में मापते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। ठीक है, हमने जहाँ से चलना शुरू किया और जहाँ हम पहुँच गए उसके बीच का जो तय की गई दूरी होगी वो कुल दूरी होगी। अब विस्थापन क्या है? एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, दोनों में अंतर है। देखो, दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने की दूरी कुल दूरी है। जबकि विस्थापन क्या है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लिखा है। देखो यहाँ अलग सा वर्ड आया, ये न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
और विस्थापन क्या है, इसमें दिशा दी जाती है, इसका जो मान है वो ऋणात्मक और शून्य भी हो जाता है, इसे भी हम मीटर में मापते हैं। आपको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ जो कि यहाँ हमें दिया गया है। देखो, ये आपको यहाँ पोजीशन दी गई है ए, बी और सी। ये जो है एक बच्चा ए से बी गया, ये ए दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है। ए से बी 3 गया, बी से सी 4 मीटर उसने चला वो, ठीक है। सी पे उसे पहुंचना था, तो हम दूरी कैसे बताएंगे, उसने ये रास्ता लिया, पहले ए से बी पर गया, फिर बी से सी पे गया, तो 3 + 4 7 मीटर तो उसने दूरी तय करी। लेकिन विस्थापन क्या होगा, उसका प्रारंभिक बिंदु ए था और अंतिम बिंदु सी है, तो विस्थापन ये होगा कि प्रारंभ में जहाँ से शुरू किया और अंत में जहाँ पहुँच गया उसकी न्यूनतम दूरी, ये है विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन तो 5 है क्योंकि न्यूनतम दूरी बोल रहा है वो, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 5, ये इसका विस्थापन हो गया। और जब वो इस रास्ते से गया तो कुल दूरी कितनी हो गई, 7। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी, जबकि दूरी क्या होती है, जैसे हम गए वैसे वैसे कुल दूरी को तय कर लेना दूरी कहलाता है। अब किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल क्या है, किसी वस्तु ने इकाई समय में कितनी दूरी तय करी वो चाल कहलाएगी। ये भी एक अदिश राशि है, इसमें भी दिशा नहीं होती, और SI पद्धति के अनुसार इसे हम किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि चाल क्या होती है, तय की गई कुल दूरी बटा में समय, और दूरी होता है मीटर में और समय होता है सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो गया, मात्रक हो गया। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती हैं, इनकी चाल को हम औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। असमान चाल से गति करती है मतलब एक ही कार ने 1 घंटे में कभी तो 2 किलोमीटर तय कर लिया, फिर अगले 1 घंटे में उसने 1.5 किलोमीटर तय कर लिया, फिर अगले 1 घंटे में 3 कर लिया। कभी वो स्पीड अपनी गाड़ी की बढ़ा रहा है, कभी वो कम कर रहा है। तो असमान चाल से अधिकतर गति करती हैं अधिकतर अवस्थाओं में कारें या गाड़ियाँ जो हैं। इनकी चाल को हम औसत चाल में कैसे व्यक्त करेंगे, औसत चाल क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया समय। उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा उसको आप भाग में लिख देंगे, तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय, ये क्या आ जाती है, औसत चाल। औसत चाल को हम इस तरीके से लिखते हैं V से, और दूरी को हम S से लिखते हैं, टाइम को हम T से लिखते हैं। किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसके दूरी समय ग्राफ से दिखाई जा सकती है। यहाँ पे आपको 2 ग्राफ दिए गए हैं, देखो ये जो 2 ग्राफ है ये क्या दिखा रहे हैं, ये मान लो 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड। यहाँ पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। मान लो उसने 1 सेकंड में 1 किलोमीटर कवर किया तो ग्राफ पे ये बिंदु आएगा। फिर दूसरे सेकंड में उसने फिर 2 किलोमीटर और कवर कर लिया, यानी कि 4 कवर कर लिया, इस तरीके से। तो ये एक आपको सीधी लाइन मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो क्या दिखाया गया है कि आप कितना भी समय बढ़ाते जाओ, यहाँ पर कितना भी समय बढ़ाते जाओ, लेकिन जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही, वहीं रुकी हुई है। यानी कि जितनी दूरी, ये देखो 0 पर अगर वो इतनी दूरी दिखा रहा है 4 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में भी 4 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 सेकंड में भी, यानी कि वो गाड़ी क्या है, रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। दूरी तथा विस्थापन में हमें अंतर लिखना है। पहले का उत्तर लिखेंगे, ये आपका पहले का उत्तर है। यहाँ से विस्थापन क्या है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक खींची हुई सरल रेखा के साथ यह न्यूनतम लंबाई होती है। और दूरी क्या है, दिए गए समय में किसी गतिशील कण द्वारा तय किए गए पथ की कुल पथ लंबाई है। इसका जो है ये अदिश राशि है, ये कैसी है, सदिश राशि है। इसका विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, लेकिन यह हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। इसमें किसी कण का विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। इसमें किसी कण द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। ये आपका पहले का उत्तर है। दूसरा प्रश्न आपको देखिए क्या दिया है, एक कार 20 सेंटीमीटर की दूरी 5 सेकंड में, पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी। पहले आप औसत चाल का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ से देखो इस क्वेश्चन के लिए, दूसरे के लिए पहले आप लिखोगे औसत चाल, तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया कुल समय, ये लिखोगे पूरा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे औसत चाल निकालनी है आपको। औसत चाल तो देखो 20 मीटर की दूरी है, कुल दूरी हमने ऊपर रखते हैं अंश में, तो 20 मीटर पहले तय करी, 20 मीटर फिर, तो 20 जमा 20, और समय क्या हो गया 5 जमा 3, पहली 5 में फिर दूसरी 3 सेकंड में, तो ये आ गया 40 बटा में 8, ठीक है। 8 के पहाड़े से काट दो, आ गया 5। तो यहाँ पे औसत चाल क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका दूसरे का उत्तर।
अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, चाल को परिभाषित कर उसका SI मात्रक लिखिए। यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे हम, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है और पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरे का उत्तर। अगला प्रश्न है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में वस्तु A, B और C में किसकी गति की दर सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको देखो ये एक ग्राफ दिया गया है, पूछा जा रहा है किसकी गति की दर सबसे अधिक है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पर 1 सेकंड ले लूँ, 2, 3, 4 और इस तरीके से 5, तो B जो है उसने ये 5 सेकंड में इतनी दूरी तय करी है। ठीक है, फिर C ने ये 4 सेकंड में इतनी दूरी तय करी है। फिर A ने मान लो ये 3 सेकंड में इतनी दूरी तय करी है। तो A जो है उसने कम समय में सबसे ज़्यादा दूरी तय करी। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी तय करी है A ने और सबसे कम समय में तय करी है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, गति की दर। गति की दर किसकी ज़्यादा हो जाएगी, A की तो ज़्यादा होगी। तो हम लिखेंगे A की गति की दर सबसे अधिक है। यहाँ से ऐसे लिखना, A की फिर यहाँ से गति की दर सबसे अधिक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वर्कशीट कंप्लीट कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।